दोस्तों, भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन जो कि रशिया में हो रहा है, 16वां सम्मेलन। क्या पूरा वर्ल्ड साउथ और वेस्ट में डिवाइड हो रहा है? क्या साउथ की कैपेबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं? इसका मतलब क्या वेस्ट की कैपेबिलिटीज कम होती जा रही हैं या रसूख कम होता जा रहा है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, पुतिन जिनके अगेंस्ट में पूरी दुनिया पड़ी थी, उन्होंने अपने लेफ्ट में जिपिंग और राइट में मोदी जी को बैठा के पूरे वेस्ट को दिखा दिया कि हम अभी जिंदा हैं, हमारे साथ हमारे पार्टनर्स अभी भी खड़े हुए हैं। और ब्रिक्स जो कि 9 लोगों का समूह है, उसमें 18 एप्लीकेशंस आ चुकी है उसको ऐड करने के लिए, और उसके अलावा 38 कंट्रीज ये चाहती हैं, विलिंग हैं कि हम ब्रिक्स को ज्वाइन करें। तो इसका मतलब है कि कम से कम 50 कंट्रीज, अगर आज जो ब्रिक्स के कोर ग्रुप है, अगर वो चाहे तो आज ये 50 कंट्रियों का एक ग्रुप हो सकता है। और अगर ये 50 कंट्री का ग्रुप हो गया तो ये वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन से ज्यादा होगा। और इकोनॉमी वाइज अगर देखा जाए तो 50 to 60% से ज्यादा हो जाएगा। वैसे आज भी आप हेड काउंट देखेंगे तो इट इज 40% ऑफ द वर्ल्ड, और इकोनॉमी में भी देखेंगे तो इट इज $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। जो प्रेजेंट सेटअप है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल मैं ये बात मानता हूं कि इट विल बी ए चैलेंज फॉर वेस्ट टू एकोमोडेट ब्रिक्स। और एक तरीके का ये प्लेटफॉर्म हो गया, जो कि ये प्लेटफॉर्म केवल एक मीटिंग का नहीं है, इनके अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स ला रहे हैं। ब्रिक्स अपना बैंक लेके आ रहा है। तो ये एक तरीके से डॉलर को चैलेंज कर रहा है। डॉलर को चैलेंज करने का मतलब है वेस्ट को चैलेंज करना। और आज जैसे कि आपको पता होगा कि पुतिन और मोदी जी की डायरेक्ट मीटिंग हुई है, बायलैटरल मीटिंग हुई है, और उसकी शुरुआत में ही मोदी जी ने कह दिया था कि वॉर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। अगर सॉल्यूशन 2 कंट्रीज के बीच में रेजोल्यूशन करना है तो आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा और डिस्कशन करना पड़ेगा, और उस चीज के लिए इंडिया हमेशा तैयार है अपनी सर्विसेज देने के लिए। और आज मोस्ट प्रोबेबली चाइना और इंडिया के बीच में भी बायलैटरल टॉक्स होंगी साइडलाइंस में, जो कि मोदी जी इंडिया की तरफ से लीड करेंगे और जी जिनपिंग चाइना की तरफ से लीड करेंगे। और ये 5 साल के बाद दोस्तों पहला मौका ऐसा आया है कि जब दोनों लीडर सामने बैठे हुए हैं। और लेकिन ये मौका क्यों आया? ये मौका इसलिए आया कि जो पेट्रोलिंग का एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में, दैट वाज वेरी वेरी गुड साइन। और दोस्तों ये भी बता दूं कि ये एग्रीमेंट 1 या 2 दिन में नहीं हुआ है। लागोस में भी मीटिंग्स हुई थी, लास्ट चाइना में भी मीटिंग हुई थी, उसके बाद स्वीडन में भी मीटिंग हुई थी, और लास्ट टाइम रशिया में भी मीटिंग्स हुई थी इसके बारे में, जब हमारे अजीत डोवल साहब रशिया में गए थे और वो प्रेसिडेंट पुतिन से भी मिले थे। तो ये सब हल्के 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 ये चीज चल रही थी कि कैसे ब्रिक्स के वक्त में 2 बड़े लीडर्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। हाँ, इसमें मैं पुतिन जी का जरूर हाथ मानता हूं कि उनके सपोर्ट के बिना इंडिया और चाइना एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते थे। और खास तौर से इसकी टाइमिंग,
अगर ये जो समझौता हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में अगर 3 दिन बाद होता फिर, तब तो ये मीटिंग संभव नहीं थी। आज ये मीटिंग संभव है क्योंकि समझौता हो चुका है। तो इस टाइमिंग में मुझे लगता है कि रशिया का बहुत बड़ा हाथ है और मैं एक मन से ख्वाहिश करता हूं कि एक मीटिंग हो जो कि ट्राइलेटरल हो। ट्राइलेटरल का मेरा मतलब है इंडिया, चाइना और रशिया, तीनों के बीच में एक मीटिंग हो या तीनों हेड ऑफ द स्टेट के बीच में कोई मीटिंग हो पब्लिकली। देखिए, अंदर खाने में तो बात चल रही होगी, ना आपको पता चलेगा ना हमको पता चलेगा। जिनपिंग ने कितनी बार मोदी जी से बात की होगी, कितनी बार मोदी जी ने बात की होगी, पुतिन ने कितनी बार दोनों को मिला के आपस में बात की होगी ड्यूरिंग डिनर यस्टरडे, उसके बारे में हमको पता नहीं। लेकिन पूरी दुनिया को दिखाने के लिए यह जरूरी है कि कैमरे के सामने तीनों लीडर एक साथ बैठे और बात करें, चाहे 5 मिनट ही बात करें, लेकिन ये एक पूरे वर्ल्ड को मैसेज जाएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पूरा मैसेज जाएगा कि रशिया इज नॉट अलोन। और जयशंकर साहब ने 2 दिन पहले ही जो एनडीए कॉन्क्लेव हुआ था उसमें ये बोला था कि पिछले 71 इयर्स में कभी भी रशिया ने इंडिया के हितों के अगेंस्ट में जाके कोई काम नहीं किया है। और इंडिया आज की डेट में उसका रिवार्ड दे रहा है रशिया को, रिटर्न दे रहा है रशिया को। और ये रिटर्न पूरी दुनिया देख रही है कि इंडिया पे जब एहसान किया जाता है तो इंडिया उसका बदला किस तरीके से लेता है। इंडिया पूरी शक्ति के साथ आज रशिया के साथ क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि पूरे वक्त में रशिया ने हिंदुस्तान का साथ दिया। और ये चीज चाइना भी देख रहा कि अगर आपने इंडिया को अपने से मिला के रख लिया तो ये लोग दगा देने वाले नहीं हैं। और आज की डेट में चाइना रशिया के पास, चाइना इंडिया के साथ क्यों आया है एग्रीमेंट में, ये आप मेरे इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने 10 पॉइंट्स बोले थे कि दीज आर द 10 रीजंस व्हाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चाइना डिसाइडेड टू बैक इट आउट और जॉइंट पेट्रोलियम के लिए एग्री किया है। तो ये ब्रिक्स की समिट, आई एम कमिंग बैक टू द ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन ये तब ही हो सकता है जब ये 3 बड़ी कंट्रीज एक साथ आए। और शायद पुतिन साहब ने ये काम करके दिखाया और शायद पुतिन साहब ने चाइना से या जिनपिंग से गारंटीज भी ली होंगी कि आप फ्यूचर में भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे इंडिया के साथ। क्योंकि इंडिया का जब एक बार विश्वास टूट जाता है तो इंडिया दोबारा विश्वास कायम नहीं करता, जैसे कि यूएस के केस में है। इंडिया चाहे जितना भी अमेरिका के करीब चला जाए, लेकिन उसका एक हाथ बीच में जरूर रहता है कि पता नहीं कब अमेरिका का चाकू मेरे पेट में लगे और मैं अपने को कैसे बचाऊंगा उस वक्त जबकि बिना कहे हम पे कोई वार होगा। और दोस्तों, आज के दिन में जो खालिस्तानी मूवमेंट हो रहा है वो ही वार हो रही है, कि वही वार कर रहा है अमेरिका इंडिया के खिलाफ बिना कहे। एक हाथ में लड्डू दिया हुआ है इंडिया के और दूसरे हाथ में खालिस्तानी का केस दिया हुआ है। इंडिया इन हरकतों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है और पूरा वर्ल्ड समझ रहा है।
आप ये मत सोचिए कि पूरा वर्ल्ड, छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं, 200 कंट्रीज हैं, वो चुप बैठे हैं, वो डेली न्यूज देखते हैं कि इंडिया ने अगर कुछ मर्डर प्लान किया भी है किसी टेररिस्ट का, तो वो एक टेररिस्ट था, वो जनरल पब्लिक नहीं थी, वो कोई आतंकवादी घटना नहीं थी। आतंकवादी को मारने के लिए इंडिया ने जो किया वो किया, अगर किया तो। और अमेरिका और कनाडा ने उसी को केस बना के इंडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी दोस्ती नहीं होती। ये दोस्ती आपको करना क्या चाहिए था अमेरिका साहब, आपको पन्नू को पकड़ के इंडिया के हवाले करना चाहिए। 2 दिन पहले धमकी दे रहा है वो, मैं गालियां देना नहीं चाहता हूं, कि 1 से 19 तारीख के बीच में कोई एयर इंडिया का सफर ना करे, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। तुम्हें कैसे पता? तुम कराओगे तभी पता है ना। और देखिए, ये गीदड़ धमकी हर बार देता है, 2021 से दे रहा है। जब भी कुछ होता है, हम वर्ल्ड कप नहीं करने देंगे, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ कुछ बोलता रहता है, होता कुछ नहीं है। अब किसी दिन हो गया तो इंडिया के तो इतने पैसे लग जाते हैं ना इस चीज में। कुछ ना, जितनी भी धमकियां आ रही हैं, 1000 धमकियां आ चुकी है एयरप्लेन जो है बॉम्ब से उड़ाने की। कहां से, कौन कर रहा है? इन्हीं का नेटवर्क होगा। एनीवेज, मैं डाइवर्ट करना नहीं चाह रहा हूं। आई एम कमिंग बैक टू द ब्रिक्स, एंड मैं ये अगेन आई वांटेड टू से कि दिस इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर। और ये वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा होगा जब अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड आपके सामने आएगा, जिसमें हर कंट्री अपने बारे में तो सोचेगा, साथ में दूसरी कंट्रीज के बारे में सोचेगा, क्योंकि ये यूनिलैटरल नहीं होगा, ये मल्टीलैटरल होगा। हर कंट्री अकेले कुछ नहीं कर सकती, उसको दूसरी कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए होगा। और इसीलिए जो मोदी जी ने आज स्पीच दी है, मैं केवल उसके 3 पॉइंट आपके सामने बताना चाहता हूं। एक, जो मोदी जी ने एम्फसाइज किया था कि इंडिया सपोर्ट्स डिप्लोमेसी एंड डायलॉग नॉट वॉर, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक यूक्रेन एंड वेस्ट एशिया। दोनों जो है उन्होंने ये बोला। और एक उन्होंने बोला है कम्बैटिंग टेररिज्म, ग्लोबल कॉपरेशन। एक कंट्री अकेले कुछ नहीं कर सकता, ग्लोबल कॉपरेशन मांगा है उन्होंने कि टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। उन्होंने अर्ज किया है ब्रिक्स नेशन को टू अवॉइड डबल स्टैंडर्ड एंड वर्क टुगेदर टू प्रिवेंट रेडिकलाइजेशन। अब ये रेडिकलाइजेशन जो उन्होंने बोला है, वो शायद अपकमिंग कंट्रीज के बारे में बोला है, जो कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया हुआ है ब्रिक्स में आने के लिए। मैं तो नहीं चाहता कि इतनी जल्दी पाकिस्तान उसके अंदर आए, लेकिन जो न्यूज आ रही हैं, जो मीडिया दिखा रहा है कि उसमें शायद इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में एंट्री दे दे। अब भाई साहब, इंडिया लोन देता रहेगा, सब कंट्रीज मिलके पाकिस्तान को लोन देंगे, जिससे पाकिस्तान चलेगा, क्योंकि वो एक ब्रिक्स कंट्री हो जाएगा। आई डोंट नो ये कितना ठीक है, कितना गलत है। और दूसरा एक चीज उन्होंने जो बोली है, he pushed for reforms in major global institutions like UN Security Council, WTO and multilateral development banks। और उन्होंने एक बात बहुत क्लियर बोली है कि ब्रिक्स शुड एम टू रिफॉर्म नॉट रिप्लेस। ये उन्होंने बोला है वेस्ट को कि हम एंटी वेस्ट नहीं हैं, हम नॉन वेस्ट, जो पुतिन साहब ने भी बोला था। तो दोस्तों देखते हैं, और इन 3 दिग्गजों की जो अगर आपस में कोई मीटिंग होती है तो आई विल बी वेरी हैप्पी, एंड आई विल डू इन माय नेक्स्ट प्रोग्राम ऑन दैट, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मैं एक प्रोग्राम करता हूं ऑन टोटल पॉइंट्स जो मोदी जी ने अपनी स्पीच में बोले हैं। इज ए प्लेनरी स्पीच, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। बाय बाय।